एवरीवन, वेलकम टू ऑल। मैं प्रियंका द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का एलएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए हम लोग बीए 4th सेमेस्टर के होम साइंस के सिलेबस में और आगे बढ़ते हैं और एक और नए टॉपिक आंतरिक सज्जा या जिसे हम इंटीरियर डेकोरेशन के नाम से जानते हैं उससे संबंधित तथ्यों पर डिस्कशन करते हैं। हम बात करते हैं उस पर कि क्या है ये। देखिए, आंतरिक सज्जा का तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम घर को अंदर से सजाने के लिए सबसे महंगे महंगे उपकरणों को, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स को, अच्छे महंगे फर्नीचर्स को लगाएंगे तभी हमारा घर आंतरिक रूप से सुंदर और सुसज्जित होगा। ऐसा नहीं है। एक गृहिणी के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसके पास जो कुछ भी उपस्थित है, उसके पास जो कुछ भी उपलब्ध है, उसका बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग करते हुए वो अपने घर को आकर्षक बनाए, मनोहारी बनाए और सुविधापूर्ण बनाए, ताकि घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं उन्हें उन वस्तुओं का पूरा लाभ मिलता रहे और घर सुंदर, सुव्यवस्थित और आकर्षक भी लगता रहे। यही है एक आंतरिक सज्जा का सिद्धांत। अगर देखा जाए तो सुंदरराज ने अपने शब्दों में कहा है कि आंतरिक सज्जा एक सृजनात्मक कला है जो कि साधारण घर को भी सुंदर बना सकती है। हमें ये तो पता ही है कि एक सृजनात्मकता ही है जो किसी भी वस्तु में आकर्षण उत्पन्न करने की शक्ति रखती है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे आपका घर है और आप अगर पुरानी चीज़ों से इकट्ठा करके कुछ ऐसी कलाकृति निर्मित करती हैं जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ बार बार खींच करके जाता है, तो वो आपकी कलाकृति क्या है? वो आपकी संरचनात्मकता है। वो आपके अंदर की छिपी हुई वह कला है जिसको बाहर लाने के बाद आपके द्वारा बनाया गया जो वस्तु है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो चूंकि आप अगर एक वस्तु में आकर्षण डालने के लिए इतनी प्रयासरत हो सकती हैं, तो एक घर को सुंदर बनाने के लिए आपका प्रयास तो निश्चित ही बेहतर होगा। ऐसी बेहतरी में हम कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रख लें तो हमारा काम और भी अच्छा हो जाता है, सैद्धांतिक हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है। और जब हम किसी भी काम को करने में सिद्धांतों का पालन बेहतरीन तरीके से करने लगें और जो उनके अंदर गुणात्मक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो जाएं, तो जाहिर है कि हमारा काम बहुत ही अच्छा होगा और हमें उसकी तारीफ भी सुनने को मिलेगी। अगर सोच के देखिए, आप जब अपना घर सजाती हो तो कोई भी बाहर से आता है तो कहता है कि घर की सजावट तो बड़ी अच्छी है, घर का डेकोरेशन बहुत अच्छा है। और आजकल तो प्रोफेशनल्स भी इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग घर को बनवाने के बाद इंटीरियर डेकोरेटिंग करवा रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन करवा रहे हैं और वो डेकोरेटिंग जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका एक प्रोफेशन भी बन गया। उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स किया और उन्होंने उस हिसाब से अपना काम भी करना शुरू किया, तो उन्हें पैसे भी अर्न करने को मिल गए, उनका अर्निंग हो गया। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से जो होम साइंस का ये टॉपिक है, ये भी बाकी पथ्यापथ्य या आहार्य आयोजन के तरीके से भी यह भी एक ऐसा टॉपिक है जो हमें एक अच्छा स्वतंत्र कैरियर देता है, एक स्वतंत्र हमें क्षेत्र देता है जहाँ पर हम अपनी प्रतिभा को प्रयोग करके और अच्छे धनार्जन का काम कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। लेकिन जब बात अपने घर को सजाने की आती है तो ये प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता भी है और ये चीज़ें महत्वपूर्ण भी हैं। गृह सज्जा घर को सुंदर, मनोहारी, आकर्षक, नैसर्गिक, अलौकिक तथा सुविधापूर्ण बनाने वाली सभी कलाओं एवं वैज्ञानिक तथ्यों तथा सिद्धांतों का ही सम्मिश्रण है। ये परिभाषा अपने आप में गृह सज्जा को पूर्ण रूप से परिभाषित कर रही है कि गृह सज्जा का अर्थ क्या है। हम सभी इस बात से परिचित हैं, लेकिन हम कुछ टेक्निक्स का जब इस्तेमाल करके अपने घर को सजाएंगे तो हमारा घर और भी व्यवस्थित रूप से सजेगा। अब वो टेक्निक्स क्या क्या हैं? वो कुछ सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों को भी देख लेते हैं। हमने साज सज्जा को तो परिभाषित कर लिया कि घर की आंतरिक सज्जा क्या है
और हम उसको किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने घर को सजाने के लिए कुछ सिद्धांतों का ध्यान दें और अपने घर को सजाने के पीछे के उद्देश्यों का ध्यान दें, तो हम अपने घर की व्यवस्था और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसका सौंदर्य और भी अच्छा बना सकते हैं। जैसे देखिए, घर को सजाने से पहले सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो यही है कि घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी सुविधानुसार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अब ऐसा नहीं है कि घर में छोटा सा बच्चा है और हमने घर को सजाने के चक्कर में उसकी किताब कापी बैग वगैरह को अलमारी के सबसे ऊपरी स्तर पर स्थान दे दिया, तो वो बच्चा अपना सामान खुद से लेगा नहीं और निश्चित रूप से घर की गृहिणी या किसी न किसी को तो वो निश्चित रूप से परेशान करता ही रहेगा। तो अर्थात घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकता की चीज़ें उनके सुविधानुसार, जहाँ से उनको उन चीज़ों की पूर्ति आसानी से हो, वहाँ पर व्यवस्थित किया जाना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ उसका जो प्रकटीकरण है वो देखने में ऐसा मनोहारी हो, ऐसा सौंदर्यात्मक हो कि उसको देखते ही, घर को देखते ही मन में प्रसन्नता के भाव आ जाए, हीनता के भाव न आए। अब उदाहरण के तौर पे जैसे मैं अगर ले लूँ कि आप किसी के घर जाते हैं और उनका घर है तो वो लोग बहुत अच्छे, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उनके घर में ड्राइंग रूम है, जो बैठक का कक्ष है, उसमें आपको घुसते ही क्या दिख रहा है? धूल मिट्टी दिख रही है, कहीं पानी गिरा हुआ है, कहीं मिट्टी में सना हुआ जूता गिरा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, और कपड़े, कोई खाना खा करके नाश्ता करके ऐसे प्लेट वहाँ पर फेंक रखा हुआ है, चाय के कप पर मक्खी ऐसे भिन 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 कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको उनके घर में जाते ही सुकून और आनंद की अनुभूति होगी? नहीं, आपके दिमाग में तुरंत वो चीज़ें, वो नेगेटिविटी तुरंत आ जाएगी कि कहाँ पर क्या चीज़ सही नहीं दिख रही है। आपका दिमाग सीधे वहीं पर जाएगा जो चीज़ सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। और वहीं आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाते हैं जिसका घर मिट्टी का है, लेकिन फिर भी वो लिपा है, पुताई किया हुआ है, सुंदरता से जो भी सामान उनके घर में है वो अव्यवस्थित नहीं है, व्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है, तो आपको उनके घर पर ज़मीन पर भी बैठ करके उनसे बातें करने और खाने पीने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें सौंदर्य का बोध है और वो ये समझ रहे हैं कि अपने घर को हमें किस प्रकार से सुव्यवस्थित रखना है। तो सुव्यवस्थित रखने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है सुंदरता, यानी कि घर की सुंदरता को ध्यान में रख कर के ही हमें उसके अंदर की साज सज्जा को करना चाहिए। अब इस सुंदरता में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे हमारे फर्नीचर आ जाएंगे, हमारे बेड के जो बेडशीट्स होती हैं वो आ जाएंगी, घर में लगे हुए पर्दे आ जाएंगे, दीवारों पर किया गया पेंट आ जाएगा, और घर में फैली हुई जो अरोमा है, जो महक है, वो आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे करके हम घर को अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। अब इस सजावट के क्रम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अभिव्यंजकता, यानी कि जिस भी व्यक्ति का घर है उसके अपने स्वभाव, उसके अपने विचार, उसकी अपनी रुचि, अपनी पसंद, इन सारी चीज़ों का जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है वो उसके घर के साज सज्जा में दिखाई देता है। जैसे अगर आप किसी वकील के घर जाइए तो आपको सबसे पहले उनके घर में किताबें दिखाई देंगी। किसी शिक्षक के घर में जाइए तो भी आपको पहले पढ़ने की सामग्री, वो स्थान, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी। आप किसी डॉक्टर के घर जाइए तो आपको मेडिकल से संबंधित चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले नज़र आने वाली हैं, मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें निश्चित रूप से दिखाई देती हैं। यानी कि उनके अंदर, उनके जो आंतरिक व्यक्तित्व का जो एक पहलू है उसका प्रकटीकरण उनके घर में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अभिव्यंजकता को व्यक्तियों के स्वभाव, उनके प्रोफेशन, उनकी आवश्यकता और सुविधा के हिसाब से इसको हम 4 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे पहला है औपचारिक अभिव्यंजकता। इसका मतलब ये होता है कि एक घर जिसको अगर औपचारिक तरीके से अभिव्यंजित किया गया है तो इसमें जो संतुलन होता है वो पूरा परफेक्ट होता है। और घर के अगर 2 भाग, मतलब पूरे घर को अगर 2 सिमेट्री में जोड़ा जाए तो ये औपचारिक जो सज्जा होती है उसमें दोनों सिमेट्री इक्वल होती हैं। मतलब ये दायां भाग भी उसी प्रकार सुसज्जित होगा
और बायां भाग भी उसी प्रकार से सुसज्जित मिलेगा। यानी कि दोनों में एक संतुलन पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं औपचारिक अभिव्यंजकता। दूसरी है अनौपचारिक अभिव्यंजकता। अनौपचारिक अभिव्यंजकता का मतलब है कि यहाँ पर कोई संतुलन नहीं होता है और किसी भी प्रकार का जो रिस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर नहीं है, ना तो कलर का रिस्ट्रिक्शन है, ना पर्दों के वैरायटी का रिस्ट्रिक्शन है। अपनी पसंद से व्यक्ति जो चाह रहा है, जैसे चाह रहा है, वहाँ पर वो उसको सजा रहा है। यह अनौपचारिक अभिव्यक्ति है। स्वाभाविकता, ये जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने अंतर मन में जो घर बनाया हुआ है उसमें अपनी सुविधा और अपनी सोच के हिसाब से वो कुछ पारंपरिक चीज़ों को भी उसमें सम्मिश्रित कर लेता है, जैसा कि उसका स्वभाव है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अपने गांव से जुड़ा हुआ है, भले ही वो शहर में रह रहा है, तो जब वो घर बनवाएगा तो घर के ऊपर वो कुछ छज्जो जैसा बनवाएगा, कुछ कुटिया जैसा बनवाएगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो उसके आधारभूत जो उसकी विचारधारा है, जो जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से उसके स्वभाव से वो चीज़ निकल के आ रही है। जैसे कि लोग अपने घरों में घास फूस से बने आजकल हट भी बनवा रहे हैं, झोपड़ियाँ बनवाते हैं, छत के ऊपर भी झूले का स्थान बनवाते हैं, शेड डलवाते हैं, ताकि वो अपने पर्यावरण के साथ घुले मिले उसी प्रकार से रह सके जैसा कि वो गाँव में रहा करते थे। तो वो उनकी स्वाभाविकता को परिलक्षित कर रहा है। आधुनिकता, हम सभी को पता है कि आजकल जब भी हम घर बनवाने की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने घर में आधुनिक से आधुनिक जो व्यवस्था के उपकरण हैं उनको लाने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। हमें अच्छा पूरा जो हमारा बाथरूम का नल का सेट है वो बिल्कुल अच्छा एकदम हाईटेक होना चाहिए। किचन में जितने भी अप्लायंसेस हैं, जितने भी हमारे कार्य सरलीकरण के उद्देश्य को पूरा करने वाले जितने भी हमारे क्या बोलते हैं उपकरण हैं, उन सभी को हम, जैसे मिक्सर हो गया हमारा ओवन हो गया, फ्रिज तो रहेगा ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जैसे टोस्टर हो गया और हमारा ये एयर फ्रायर हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने किचन में रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। जितनी अच्छी से अच्छी और हाईटेक टेक्नोलॉजी की चीज़ें आती जा रही हैं, हम अपने घर में उनको स्थान देते जा रहे हैं। पहले के घरों में अगर सीमेंट से भी घर का प्लास्टर हो जाता था तो लोग कहते थे कि उनका घर पक्का है, लेकिन आजकल अगर पहले की तरह से केवल दीवारों पर प्लास्टर करवा के और फर्श को भी ऐसे ही केवल पक्का करके अगर घर को बना दिया गया तो उसको भी अच्छा घर नहीं माना जा रहा है। जब तक टाइल्स नहीं लगी हो, घरों में अच्छे तरीके से पूरा वुडन वर्क ना हुआ हो, तो लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। जैसे जैसे समय बीतता है आधुनिकता की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं और उसी आधुनिकता की अभिव्यंजकता भी हमें अपने चैप्टर में देखने को मिल रही है कि हमारा जो स्वभाव है वो भी हमारे घर की साज सज्जा को प्रभावित कर रहा है। हमारी जो औपचारिकता है, यानी कि जो हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो हमारे घर में दिखाई देती हैं। अनौपचारिक चीज़ें मतलब हम कहीं पर भी गए, कोई भी चीज़ पसंद आई उसको घर में ले आए। हम कभी ये नहीं देख रहे हैं कि गाढ़े रंग पे हल्की चीज़ें रखना चाहिए, या फिर एक छोटा सा उदाहरण मैं लूँगी कि जैसे एक फूलदान में अगर हमें ढेर सारे फूल रखने हैं और वो फूलदान जो है वो गहरे रंग का है और फूल भी हमने खूब लाल रंग के फूल को ही सजाने के बारे में सोच लिया कि रेड रोज से सजा रहा है, और हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है कि मैरून कलर का पूरा जो टेबल कवर है वो खूब ज़्यादा कसीदेदारी उसमें हुई है, उसमें खूब सुंदर सुंदर रंग भरे गए हैं, वो ऑलरेडी इतना अट्रैक्टिव है कि वहाँ पर गुलदस्ते की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही है। फिर वहीं अगर हम उस कवर को हटा करके एक प्लेन वाइट कलर का अगर हम टेबल कवर डाल देते हैं और उस पर हम अगर अपने इस फूलदान को रखते हैं तो उस फूलदान की खूबसूरती और भी ज़्यादा स्पष्ट हो रही है। तो इसका मतलब यही है कि हम अनौपचारिक तरीके से भी अगर चीज़ों को सजा रहे हैं तो हम इतना ध्यान दें कि उनमें बैलेंस बना रहे। बैलेंस का मतलब क्या है? ये वो सिद्धांत हैं, हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि कला के तत्व क्या हैं, जैसे कि हमारा लय, बल, संतुलन, रेखा, रंग, अनुपात, ये सारे जो हैं कुल 7 हमारे
सिद्धांत हैं, जिन कला के तत्व हैं, इन कला के तत्वों के आधार पर ही हम घर की साज सज्जा को करते हैं। कला के सिद्धांत, कला के तत्व, इनको हम अगले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे और वो क्लियर कर पाएंगे कि आखिर हम जब घर सजाते हैं तो उनका हम किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करें कि घर की सुंदरता बढ़ जाए। उपयोगिता एवं कार्यात्मकता। हम सभी को पता है कि जब भी हम घर को सजाते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सामान घर में फैला हुआ था उसको हम ऐसा व्यवस्थित करें कि वो हमारी सुविधानुसार हमारे काम आ सके। अब जैसे देखिए, अगर हमें आवश्यकता है कि हम अपना स्टोरेज, एक स्टोर रूम हमारे पास है, एक किचन हमारे पास है, और हम ये नहीं कर सकते कि अपना सारा सामान उठा करके टोटल कंप्लीट स्टोरेज में भर दें और किचन में केवल गैस स्टोव रखें और फिर उसमें से निकाल के हम खाना बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्टोरेज अलग है जिसमें हम जो अधिक मात्रा का सामान है उसको स्टोर करते हैं, जैसे कि अधिक मात्रा में हमारा चावल होता है, हमारी दालें होती हैं, आलू है, प्याज है और भी बाकी चीज़ें होती हैं जो कि अधिक मात्रा में, वो हमारा स्टोरेज हो गया। लेकिन बाकी जो रेगुलर यूज़ करने के लिए हम लोग छोटे छोटे डब्बों में अपने खाद्य सामग्रियों को व्यवस्थित करते हैं। नमक, मिर्च, तेल, अचार, जो भी होता है, मसाले, जितने भी खाद्य वस्तुओं का, मसालों का प्रयोग हम भोजन बनाने में करते हैं वो स्टोरेज में नहीं रखते हैं, बल्कि अपने खाना बनाने के स्थान के बिल्कुल समीप रखते हैं। अर्थात जो हमारे लिए उपयोगी सामान है वो हम अपनी उपयोगिता के हिसाब से, अपनी कार्यात्मकता के हिसाब से अपने घर में सजाते हैं। रसोई घर का सामान रसोई घर में, अध्ययन कक्ष का सामान, किताब, पेपर, ये सारे जो हमारी पूरी जो पढ़ने लिखने की व्यवस्था है हम अध्ययन कक्ष में रखते हैं। सोने के लिए बिस्तर, तकिया, चादरें, बेड, ये सारी चीज़ें हम अपने बेडरूम में रखते हैं। बैठक में हम फर्नीचर्स में हम अपना सोफ़ा रखते हैं, टीवी रखते हैं, ताकि हम वहाँ पर खुद भी बैठ सकें और कोई बाहरी भी आता है तो उसके भी आराम की व्यवस्था आसानी से हो जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर चीनी और चाय की पत्ती आप बेडरूम में रखे हुए हैं और आपको चाय बनाने की ज़रूरत है, तो क्या आपकी आवश्यकता की पूर्ति तुरंत हो जाएगी? नहीं, क्योंकि उसका स्थान कहाँ है? किचन में है, आपके बेडरूम में नहीं है। अगर आप सोने के लिए तकिया की ज़रूरत आपको अपने बेडरूम में पड़ती है, लेकिन आप उसको ले जा करके बाहर लॉन में रख करके आए हैं, तो क्या जब आप सोने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या आप लॉन में जाएंगे, वहाँ से अपनी तकिया लेकर के आएंगे? अपने चद्दर, अपने बिस्तर, अपने बाकी चीज़ों को अगर आप उठा करके रोज़ का रोज़ उठा करके कहीं पर बंद कर देते हैं, तो क्या ये ठीक है? जिसको ले आने के कहीं दूसरे स्थान पर रखते हैं और सोते कहीं और है, तो ये उचित व्यवस्था नहीं है। आजकल के आधुनिक समय में चीज़ों को ढंग से व्यवस्थित होना ही होना चाहिए। विविधता, जैसा कि हम सभी को पता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है और अपने विचारों, अपनी कलात्मकता, अपनी सृजनात्मकता को प्रकट करने का उसका जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। तभी हम देखते हैं कि घरों की सजावट में सामान तो वही है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग ढंग से किया जाता है और उसमें अंतर आ जाता है। यही विविधता कही जाती है कि व्यक्ति तो वही है, सामान भी वही है, लेकिन उसको सजाने और रखने का तौर तरीका अलग होता है। आपका आखिरी पॉइंट है मौलिकता। मौलिकता का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी कमरे में जाते हैं, घर के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें उस कमरे से उस व्यक्ति के व्यवहार की झलक स्पष्ट होती है। जैसे आप एक बच्चे के कमरे में जाइए तो वहाँ पर आपको खिलौने मिलेंगे, उसकी किताबें मिलेंगी, उसके सोने का स्थान मिलेगा, उसकी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके कक्ष में मिलेंगी। आप बैठक में जाएंगे तो वहाँ की व्यवस्था कुछ और कहती है। आप बेडरूम में जाएंगे तो उसकी व्यवस्था कुछ और कहती है। आप मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ और ही अनुभव हो रहा है। तो हर कमरे की अपनी एक विशेषता है, अपना एक मौलिक गुण है जो वह वहीं से प्रकट होता है। अब जो वाइब्स आप कह सकते हैं या जो पॉजिटिविटी मम्मी पापा के रूम से आती है, किसी के लिए भी उनके मम्मी पापा के रूम से जो पॉजिटिविटी उनको मिलती है या जहां उनको इतना सुकून मिलता है, वो कहीं और बाहर बरामदे में नहीं मिल सकता है। तो वो मौलिकता भी हमें कमरों से प्राप्त होती है जो कि स्वभाव से संबंधित होती है। तो ये था आपका आंतरिक सज्जा का चैप्टर। इन पर ही ध्यान दे करके हमें अपने घर का
जो आंतरिक सज्जा है उसको करना चाहिए। और घर के सौंदर्य, उसकी सुव्यवस्थिता, उसका जो अट्रैक्टिव लुक है, उसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को, कुछ तत्वों को ध्यान में रख करके ही घर की आंतरिक सज्जा करनी चाहिए। इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कला के तत्व क्या हैं और कला के कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग करके हम घर को आंतरिक, जो उसके घर की आंतरिक सज्जा है उसको बेहतरीन बनाते हैं। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो आप भी इनको यूज़ कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। अगर चैनल अच्छा है, वीडियोज़ अच्छी हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।